हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 29वां अध्याय आयोग व परिषद के 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 3 है। जी गाइस, ये पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा पार्ट अगर विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप जाकर जो है पहला और दूसरा क्लास आप विजिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आयोग व परिषद के, और ये पार्ट 3 है। जी गाइस, ये पार्ट 3 है क्योंकि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको जो है 4 से 5 पार्ट में विभाजित किया हूँ, जिसमें से ये तीसरा पार्ट है। बाकी 2 पार्ट अभी बाकी है, आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 प्रश्न है आयोग व परिषद के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? तो किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं राष्ट्रपति? तो ये करते हैं किसकी नियुक्ति करते हैं ये? तो ये करते हैं वित्त आयोग का। किसका? वित्त आयोग का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? मतलब कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है इसकी अनुशंसा? तो ये करता है कौन? वित्तीय आयोग। कौन करता है? वित्तीय आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा जो है ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो ये है क्या? व्यापार कर का विभाजन जो है ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के संस्तुति पर। किसके संस्तुति पर? वित्त आयोग के संस्तुति पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है इसका निर्धारण? तो ये करता है, कौन करता है? वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो यहाँ पर है 4 सदस्यों। कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? तो किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किसको? ए के चंदा को। किसको? ए के चंदा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो ये थे कौन? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो ये कौन है?
एन के सिंह, कौन है? एन के सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इनका किसी का भी जवाब अगर आप लोगों को पता है तो आप प्लीज़ जो है नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपने कितने अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स यह रहा आपका अगला सवाल कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो कौन राय देता है? तो ये देता है कौन? वित्त आयोग। कौन देता है? वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। किसके द्वारा? अनुच्छेद 312 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 311 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 311 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन? तो ये कर सकता है कौन? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। तो कौन कर सकता है? 2 या 3 बहुमतों से राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कर सकती है? तो यह कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो है या नहीं? तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो किस प्रकार की प्रशासनिक सेवा है भारत में? तो यहाँ पर है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा। तो ये सभी जो हैं सभी प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं यहाँ पर भारत में हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो कौन जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है निम्नलिखित में से? तो ये है कौन? भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है तो कौन सा जो है ये अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा है? भारतीय विदेश सेवा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय विदेश सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो कौन जो है यहाँ से अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये है कौन? भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय राजस्व सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च
1954 को। कब हुई थी? मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण? तो ये होता है कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर होता है? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो किसके द्वारा जो है ये सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है तो कौन कर सकता है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन? तो ये कर सकता है कौन? संसद। कौन कर सकता है? संसद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी इसकी सिफारिश? इन दोनों को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी किसने? ये तो किया था कौन? राजमन्नार आयोग। कौन किया था? राजमन्नार आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने 26 में से कितने अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।